आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द्रव के तापीय गुण। और ये पुरानी किताब का चैप्टर कौन सा है, नई किताब के अंदर 10वां होगा शायद, ठीक है। ये आपके वार्षिक के अंदर अप्रैल के अंदर आपके 5 मार्क्स का आएगा। तो इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। देखो पिछले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था ऊष्मागतिकी के बारे में, तो वो सारी की सारी चीजें ऊष्मा और ताप से संबंधित। और लास्ट में 2 इंजन पढ़े थे, एक ऊष्मा इंजन, एक कार्नो इंजन, और एक पढ़ा था शीतलक, वो प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर। अब इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें गैस की थी, अब ये सारी चीजें किससे संबंधित है, द्रव से संबंधित। उसमें हमने गैस के तापीय गुणों का अध्ययन किया, इसमें किसका अध्ययन करेंगे, द्रव के तापीय गुणों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। बेसिक सा पाठ। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो द्रव के तापीय गुण, और इसमें लिखो। इस चैप्टर में हमें एक चीज बड़ी अच्छी देखने को मिलेगी, समझने को, जैसे अपने थर्मामीटर देखते हैं तो थर्मामीटर के कई प्रकार इसके अंदर पढ़ेंगे, उससे एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। जैसे आपको सेल्सियस में तापमान दे देगा, कहेगा इसको केल्विन में बदलो, केल्विन में दे देगा, कहेगा इसको फ़ारेनहाइट में बदलो, तो वो आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखो सबसे पहले 1 नंबर हेडिंग लगाओ ऊष्मा। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में लिखना, यह ऊर्जा का एक रूप है, यह ऊर्जा का एक रूप है जो पदार्थ के कणों में कंपन, जो पदार्थ के कणों में कंपन उत्पन्न करता है, अब एक पेड़ों लगा के लिखना, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उस पदार्थ की कंपन ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो उस पदार्थ की कंपन ऊर्जा में वृद्धि होती है। जिसके कारण कंपन ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण पदार्थ के कण आपस में टक्कर करते हैं, जिसके कारण पदार्थ के कण आपस में टक्कर करते हैं, और इस टक्कर के कारण पदार्थ का तापमान बढ़ता है, और इस टक्कर के कारण पदार्थ का तापमान बढ़ता है। एवं इसके विपरीत जब कोई वस्तु ऊष्मा उत्सर्जित करती है, तो उसकी कंपनों में कमी होती है, तथा पदार्थ का तापमान कम हो जाता है, अब समझो क्या बात लिखी है। ऊष्मा किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा तो बहुत प्रकार की होती है, तो हमने ये समझा कि ऊर्जा और ताप के बीच में क्या संबंध है। देखो मान लो ये तुम्हारा कोई पदार्थ है जिसके अंदर ये कण, ठीक है,
ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर इनको हमने कोई टेम्परेचर प्रदान नहीं किया, ये कण इस तरीके से पड़े रेस्ट के अंदर है। अगर मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को हीट दूंगा, गर्म दूँ, तो ये जो हीट है जो कि किसका रूप है, उसमें ऊर्जा का रूप, वो कौन ग्रहण करेंगे, ये कण ग्रहण करेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर कोई 5 रुपए 10 रुपए दे दे तो वो कूदने लगते हैं, वो खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब ये हीट इन कणों को मिलती है तो ये अपनी जगह के ऊपर क्या करने लगते हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। देखो इनकी जो स्थिति है वो पहले ऐसे थी, अब ये कण ऊपर भी जाएगा और ये कण नीचे भी जाएगा। अब इसको ये नहीं पता कि जब ये नीचे जाएगा तो नीचे क्या है, दूसरे कण भी उपस्थित है, ऐसे ऐसे। मैं ये कण कहेगा कि खाली एनर्जी तेरे को थोड़ी मिली है, एनर्जी तो मेरे को मिली है। एक बार तू टकरा के जाएगा, फिर दूसरी बार मैं तेरे से टकराऊंगा, समझ रहे हो? तो इनके अंदर ऐसे टक्कर होती है और ये टक्कर पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर चालू रहती है। और जब ये आपस के अंदर टकराएंगे तो इनका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है, मतलब ऊर्जा दी जाती है, तो इसके अंदर कणों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाते हैं, कंपन। और इन कंपन के कारण वस्तु का तापमान क्या होता है। भाई हम दूध गर्म करते हैं तो दूध के अंदर क्या है कि द्रव हमने पढ़ा था किसके रूप में पाया जाता है, लेयर के रूप में, परत के रूप में। एक जो नीचे नीचे बर्तन के संपर्क में, फिर उससे ऊपर परत, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। नीचे से हमने दूध को क्या करना चालू किया, करना चालू किया। तो सबसे पहले बर्तन का जो आवरण है वो गर्म हुआ, बर्तन गर्म हो गया। बर्तन गर्म होने के बाद में जो नीचे नीचे की सतह थी उसको एनर्जी सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि वो अग्नि के सबसे पास में। तो इन कणों को जैसे ही एनर्जी मिली, ये क्या करते हैं, ऐसे वाइब्रेशन करते हैं, ऐसे वाइब्रेशन करेंगे। और जैसे ही वाइब्रेट होके कूदेंगे, क्योंकि इनके पास तो एनर्जी है, नीचे टकराएंगे इस बर्तन से तो एनर्जी को ग्रहण करेंगे क्योंकि बर्तन गर्म है। और जब ऊपर जाके टकराएंगे तो इस कण को अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे जितनी नीचे से लेके आए। अब खुद की ऊर्जा तो हो गई जीरो, जितनी नीचे से एनर्जी लेके आए इस बर्तन से, वो ऊपर कूद के इस कण को टकराए और टकराते इसको ट्रांसफर कर दी। अब इससे टकराए तो इस कण ने अपनी ऊर्जा इसको दे दी और ये जीरो हो गया, तो जीरो होते ही यहाँ वापस आ गया। इसको ऊर्जा मिलती रहेगी नीचे जो आग जग रही है उससे, और ये टकरा टकरा के कैसे ट्रांसफर करता रहेगा ऊपर। अब ये इससे टकराया तो ये ऊर्जावान हो गया, अब ये तो आ गया स्थिर अवस्था में, अब ये टकराएगा ऐसे तो अपनी ऊर्जा किसको दे देगा, इसको, खुद जीरो हो गया यहाँ आ गया। फिर ये टकराएगा अपनी ऊर्जा किसको दे देगा, इसको, फिर ये टकराएगा अपनी ऊर्जा इसको। यहाँ से ऊर्जा चली और वो ट्रांसफर होती कहाँ पहुंच गई, यहाँ। अब ये सबसे ऊर्जावान कण है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर को टकराने के लिए कण है नहीं, ऊपर तो वायुमंडल के कण है, मुक्त सतह है। अब नीचे सबकी ऊर्जा जीरो, तो ये कण वापस नीचे टकराएगा, ऊर्जा लेगा, फिर इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये ऊपर देगा नहीं क्योंकि इसके पास तो पहले से एनर्जी है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी की सारी परतें गर्म हो जाएंगी। फिर जब ये ऊपर की तरफ टकराएगा तो ये कण कहेंगे हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम उस समय भी गैस को बंद नहीं करते हैं तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण इतना बढ़ जाता है कि दूध वायुमंडल के संपर्क में आके क्या होता है, उफन से, उसको कहते हैं दूध का उफन। दूध के ऊपर में भी फिजिक्स है। हाँ, हर चीज में फिजिक्स है कि भौतिक चीजें आप देख के ऐसा फिजिक्स है। कई बार साइंटिस्ट ऐसे बताते हैं कि जो चीज गर्म हो जाती है वो भड़की होकर ऊपर चली जाती है। जैसे हमने हवा के अंदर पढ़ा था कि जियोग्राफी में पढ़ते हैं, आईटी से बनता है निम्न दाब का केंद्र, कि गर्मियों के अंदर धरती गर्म है और धरती के संपर्क में जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म जो हवा होगी वो हल्की होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी। अब नीचे की हवा ऊपर उठ गई तो यहाँ का जो क्षेत्रफल था वो खाली हो गया। अब इस क्षेत्र को भरने के लिए अलग अलग दिशाओं से हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं, और वो साथ में बादलों को लेकर आती है जिस कारण वर्षा होती है। तो जिस प्रकार ये परत गर्म हो जाएगी तो ये गर्म होकर कहाँ चली जाएगी, ऊपर ही ऊपर चली जाएगी, और ये जो सारी परतें थी वो एक एक स्टेप नीचे खिसक जाएगी। फिर ये जो परत दूसरी थी वो पहली बन गई और ये गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। तो जो पहले वाली यहाँ पहली थी, अब उसके ऊपर एक परत हो गया और आगे जो इसके ऊपर थी, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारी परतें गर्म हो जाएगी। अब जब सारी परतें गर्म हो गई और जो नीचे नीचे वाली परत थी वो ऊपर से घूमकर वापस हो, तुम क्लास में रोटेशन नहीं देखते, एक बार आगे फिर पीछे फिर दूसरे फिर पीछे ऐसे चलता है। तो इन परतों में वैसे हो कि यहाँ आगे
फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पूरे की पूरी परतें गर्म हो गई और बाद में हमने अगर इस गैस को बंद नहीं किया तो पहले वाली परत 2 बार गर्म हो जाएगी और वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वो और समझ में नहीं आएगी। तो ये कहानी कि इसके अंदर 2 प्रकार की थ्योरी है, एक तो परत से संबंधित है और दूसरी इनके वाइब्रेशन से संबंधित है। तो ऐसे ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो इस संबंध के अंदर एक साइंटिस्ट है जूल, उसने कुछ सूत्र बताया है W बराबर JQ, वो हम पहले पढ़ेंगे। ये तापमान का है, W बराबर F तो गति का है और ये किसका है, टेम्परेचर का है। तो इसमें लिखो जूल के अनुसार, वैज्ञानिक जूल के अनुसार, किसके आगे एरो के लिखो, वैज्ञानिक जूल के अनुसार जब किसी तंत्र पर बाह्य कार्य किया जाता है, लेकिन इसको हम लिख दे रहे हैं, ये बाह्य कार्य तो हुआ, जब किसी तंत्र पर बाह्य कार्य किया जाता है तो उस तंत्र के कणों में कंपन उत्पन्न होते हैं। तो उस तंत्र के कणों में कंपन उत्पन्न होते हैं और इन कंपनों के कारण तापमान बढ़ता है। इन कंपनों के कारण तापमान बढ़ता है। इससे स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होता है। उसकी ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होता है। उसकी ऊष्मा ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो बच्चों, हमने क्या कहा कि जैसे जैसे हम कार्य ज्यादा करेंगे, कार्य ज्यादा करने का मतलब जैसे जैसे हीट बढ़ाएंगे तो वो कार्य ही हो गया। हीट बढ़ाएंगे तो कंपन का मान बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा, कंपन का मान बढ़ेगा और इसकी जो ऊष्मा है, ऊष्मा को क्यू से प्रदर्शित करते हैं इसको, तो उसकी ऊष्मा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो हमारा संबंध था। अब जूल ने ये कहा कि जो W है वो सीधा समानुपाती है इसके क्यू के, मतलब हीट बढ़ी तो ऊष्मा का मान बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कंपनों की संख्या बढ़ गई थी। और इसी को अगर तुम आगे लिखो तो ये भी लिख सकते हो कि ये समानुपाती है इसके तापमान के। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि W बराबर JQ। ये J एक तरीके से यहाँ पे नियतांक होता है। ये क्या है, नियतांक। इसे हम कह देते हैं ऊष्मा तुल्यांक और इसका फिक्स मान होता है 4.182 जूल बटा कैलोरी। अब ये कहाँ से है, मात्रक बताऊँ, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ये मात्रक कहाँ से है बताऊँ कि मान लो तुम्हें J का मात्रक निकालना है, तो J को तो तुम यही रखो, तो J को यहाँ रखोगे तो ये सूत्र क्या होगा, W बटा क्यों। W का मात्रक क्या होता है, जो कार्य। और पिछले पाठ में हमने पढ़ा था ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। तो इसका मात्रक बन गया जूल बटा कैलोरी। तो ये चीज हाँ 4.2।
लिख लिया। ये लिखने के बाद हमें हेडिंग लगाना तापमान। ताप की परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी टेम्परेचर की, इसमें दे रखी है तो वापस इसको पढ़ेंगे। तापमान की परिभाषा क्या? बताओ व्याकरण, तापमान क्या होता है? बता दो बात। हाँ, तापमान, ताप या तापमान दोनों एक ही बात है। बताओ, चलो कोई ना हम बता दो। चलो मन लिखो। तापमान वह भौतिक राशि है, तापमान वह भौतिक राशि है जो यह निर्धारित करती है कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होगा। जो यह निर्धारित करती है कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होगा। अर्थात ऊष्मा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है। निम्न ताप की वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है। यदि दो वस्तुएं तापीय साम्य अवस्था में है, यदि दो वस्तुएं तापीय साम्य अवस्था में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। ये हमने ऊष्मागतिकी वाले पाठ के अंदर भी पढ़ा था कि अगर तापांतर का मान शून्य है, मतलब ये तुम्हारी वस्तु जिसका तापमान T और इसका तापमान कितना है T, तो ऊष्मा तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। लेकिन जब तापमान बराबर हो गया तो हम ये नहीं बता सकते कि ये हाई है या ये हाई, तो ऊष्मा ना तो यहाँ से यहाँ जाएगी और ना यहाँ से। ठीक, तो तापमान क्या है कि तापमान वो ड्राइवर है जो ये निर्धारित करता है कि ऊष्मा की गाड़ी को इस दिशा में जाना है या ऊष्मा की गाड़ी को इस दिशा में। अगर ड्राइवर ही नहीं होगा तो फिर गाड़ी चलाना संभव नहीं है। तुम्हारे पास ड्राइवर इसके अंदर तापमान है। जैसे मान लो ये ऊष्मा का एक पात्र पड़ा हुआ होगा, इसमें भी ऊष्मा ऊर्जा है, तो ऊष्मा इस वस्तु से इस वस्तु में जानी चाहिए या इस वस्तु से इस वस्तु में आनी चाहिए। ये ऊष्मा इसमें भरी पड़ी हो, लेकिन इसके बिना तापमान के बिना ये एक दूसरे से नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि तापमान जिस वस्तु में हाई होगा उस वस्तु से ऊष्मा रिलीज होकर कम तापमान वाली वस्तु की तरफ जाएगी। अब हम कहते दोनों का तापमान ही क्या है, बराबर है, तो ऊष्मा ना तो यहाँ से यहाँ जा सकती है और ना यहाँ से यहाँ जा सकती है। तो मेन ड्राइवर का काम कौन करता है? T2 minus T1। हाँ, अगर T2 माइनस T1 का मान 0 हो गया तो ये तापांतर का मान 0 हो गया, तापों का अंतर 0 हो गया, और तापों का अंतर 0 है, इसका मतलब इसको उधर भेजा तो T1 बराबर किसके है? तो मतलब दोनों के तापमान क्या है? बराबर है। तो इस अवस्था को हमने बोला क्या था? तापीय साम्य अवस्था की स्थिति। साम्य का मतलब समान अवस्था के अंदर है दोनों वस्तुओं का तापमान, इनके तापीय स्थिति। समझ गया आपने?
चलो आगे लिखो। अब एक हेडिंग लगाओ, तापमापी थर्मामीटर। तापमापी अंग्रेजी में कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर होता है, थर्मोमीटर होता है। थर्मो या थर्मा आपा में आपका नाटू नाटू ने नाचो नाचो बना दिया। वो तो आपको था नाटू नाटू बना नाचो नाचो कहते हैं सर। नाटू नाटू बनी नाचो नाचो है। देखो भाई लोगों, ताप और मापी, थर्मो और मीटर। मीटर का मतलब मापी, थर्मो का मतलब ताप। ठीक, तो वह उपकरण या वह मीटर जो किसका मापन करता है, तापमान का मापन करता है, उसे मापी। अब अलग अलग देश हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। एमके सिस्टम चलता था, मान लो भारत के अंदर केल्विन चला, फ्रांस के अंदर सेंटीग्रेड चल गया, इंग्लैंड के अंदर फारेनहाइट चल गया, जापान के अंदर र्यूमर चल गया। तो उन्होंने अपने अपने तापमापी बना लिए। तो इस प्रकार से हमें कितने प्रकार के तापमापी पढ़ने हैं, 4 प्रकार के तापमापी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, फिर एक सूत्र पढ़ेंगे जिससे तुम सेंटीग्रेड से किस में बदल सकते हो, केल्विन में, केल्विन से जा सकते हो फारेनहाइट में, फारेनहाइट से जा सकते हो केल्विन के अंदर। वो परिवर्तन चलता है। ठीक है, तुम्हें पेपर के अंदर कह देगा कि तुम्हारे पास 40 फारेनहाइट है, इसको तुम किस के अंदर परिवर्तित करो, केल्विन के अंदर बदलो, तो वो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखो सबसे पहले। वह उपकरण जिसकी सहायता से तापमान का मापन किया जाता है, जिसकी सहायता से तापमान का मापन किया जाता है, कोमा तापमापी कहलाता है। तापमापी कहलाता है। कोई कहलाती है लिखो तो भी ठीक है। तापमापी कहलाता है। अब एक लाइन लिख लो पहले, इनवर्टेड कॉमा में लिखना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें तापमान को मापने का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें तापमान को मापने का अध्ययन किया जाता है, तापमिति कहलाती है। तापमिति, थर्मोमेट्री, तापमिति कहलाती है। जैसे हम जियोमेट्री नहीं पढ़ते, जियोमेट्री होती है मिट्टी कहलाती है, थर्मोमेट्री कहलाती है। इसके आगे लिखो, तापमापी का वर्गीकरण 4 रूप से किया गया है। तापमापी का वर्गीकरण 4 रूप में किया गया है। नंबर 1, देखो मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिखूंगा। नंबर 1 लिख लो, सेल्सियस पैमाना। इसके आगे लिख दो गलनांक, और इसके आगे लिख दो क्वथनांक। इनके मिनिमम और हाईएस्ट पॉइंट लिखेंगे। 2 नंबर लिख दो भाई लोगों, फारेनहाइट पैमाना। और तीसरा लिख दो केल्विन पैमाना। चौथा लिख दो र्यूमर पैमाना। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसमें नाम आ रहा है तो कर लेते हैं।
पैमाना है तो पढ़ना है तो फिर पढ़ ही लेते हैं। इसमें वैल्यू आती है 0, 32, 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 फ़ारेनहाइट, 273 केल्विन, 0 ह्यूमर। और अधिकतम जो तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 फ़ारेनहाइट, 373 केल्विन, 80 ह्यूमर। एक नंबर के अंदर पूछ लेगा अगर तुम्हारी किस्मत बढ़िया होगी, फ़ारेनहाइट के अंदर अधिकतम क्वथनांक का तापमान बताओ। फ़ारेनहाइट देखना है और क्वथनांक कितना है 180 फ़ारेनहाइट वो बता देना है, तो एक नंबर आपके कटोरे में आ जाएगा। केल्विन में पूछ ले न्यूनतम तापमान कितना है, तो वो क्या लिखेंगे 273 केल्विन। ठीक है, गलनांक का मतलब क्या होता है, गलन अंक, गलनांक का मतलब हो गया गलन अंक, इसके दो स्वरूप हो गए, गलन प्लस अंक, और इसके दो अक्षर हो गए क्वथन प्लस अंक। क्वथन का मतलब होता है वेपर से मतलब भाप से, और गलन का मतलब क्या होता है कि जो कोई तुम्हारी ठोस पदार्थ था वो किसके अंदर गलना, बर्फ गल गई मतलब वो सॉलिड से किसमें बदल गई, लिक्विड के अंदर। तो वह तापमान जिसके ऊपर कोई वस्तु ठोस से किसमें बदलती है, लिक्विड में, वो क्या कहलाता है, गलना। और क्वथनांक का मतलब, क्वथनांक कौन बनेगा, कोई लिक्विड होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, गैस में। तो वह तापमान जिसमें कोई लिक्विड किसके अंदर बदलता है, गैस में या भाप के अंदर, वो क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक है। समझ गए बात हो गया। तो अब इसके आगे लिखो ताप पैमानों में संबंध, ताप पैमानों में संबंध। ताप पैमानों में संबंध ये क्या 212 लिखा है, 180 का डिफरेंस है 212 फ़ारेनहाइट। अब देखो इनके संबंध बढ़ेंगे, वो ध्यान से सुनना। नीचे वाला कर देते हैं, रिमूव कर लिख देंगे। देखो सेल्सियस का सबसे पहले क्या लिखो, माइनस का लोअर टेम्परेचर कितना है 0 है, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो कितना आएगा 100 में से 0 गया तो बटे में कितना 100 बराबर। फ़ारेनहाइट का क्या लिखो, F लोअर टेम्परेचर लिखो 32, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो वो तुम्हारे पास आएगा कितना 180, बटे में क्या रहेगा 180 बराबर। केल्विन का क्या लिखो, माइनस का क्या लिख दो 273, और बटे में इनका डिफरेंस ले लो कितना रहेगा 100। ह्यूमर का और लिख देता हूँ साथ में, ह्यूमर के अंदर न्यूनतम तापमान कितना था 0, और यहाँ था 80, यहाँ था 0, तो डिफरेंस कितना है 80। सेंटीग्रेड लिख लिया, सेल्सियस का सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान 0, और इन दोनों का डिफरेंस कि ये कितने पैमाने के अंदर काम करता है, तो कम नापे 0 और अधिकतम नापे 100, तो नीचे कितना गया 100। फ़ारेनहाइट कम से कम 32, तो न्यूनतम ही आ गया, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 180। केल्विन पैमाना है, तो केल्विन का के न्यूनतम 273, और दोनों का डिफरेंस 100। ह्यूमर का लिखा था R, न्यूनतम आया था 0, और इधर था 80, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 80। अब तुम्हें सेंटीग्रेड दे देगा और कहेगा इसको किस में बदलो, ह्यूमर में बदलो। भाई सेंटीग्रेड वाला ये मान फ़ारेनहाइट के इस मान के बराबर है, फ़ारेनहाइट का ये मान केल्विन के बराबर है, तो ये तीनों ही आपस में बराबर हो गए, और ये तीनों इसके बराबर है, तो ये चारों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अभी मैं इसके ऊपर तुम्हें सवाल कराऊंगा, पहले ये देख लो इम्पोर्टेंट।
याद है तो तुम वो तीनों कैसे बनाओगे पहले वो बताता हूँ। तो सूत्र को सीधा और उल्टा दोनों से करना चाहिए तो मामला बताइए। देखो इससे वो चारों चीजें वापस निकालते हैं, कैसे निकलेगी। सबसे पहले हमारे पास क्या था, सेल्सियस, 2 नंबर पे क्या था फ़ारेनहाइट, 2 नंबर पे क्या था फ़ारेनहाइट, 3 नंबर पे क्या था केल्विन और 4 नंबर पे क्या था केल्विन। देखो भाई ये जो वैल्यू थी वो न्यूनतम वैल्यू आई थी, ठीक है। तो ये तुम्हारी इसकी वैल्यू आ गई गलनांक है और यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा क्वथनांक। तो ये ऊपर वाली जो माइनस वैल्यू है वो इस लाइन के अंदर आएगी। तो सबसे पहले 0, 32, 273, 0, नीचे वाली इसको जोड़ो आपस के अंदर, क्योंकि हमने पहले घटाया था, उल्टा करेंगे तो जोड़ेंगे। इसको इसमें जोड़ा तो यहाँ कितना आ गया 100, इसको इसमें जोड़ा तो ये कितना आ गया 212, इसको इसमें जोड़ा तो कितना आ गया 373, इसको इसमें जोड़ा तो कितना आ गया। याद रखने के लिए याद ये सूत्र रख लो खाली, ये सूत्र याद रह जाएगा तो इससे ये बन जाएगी। इसको याद रखने फिर ये याद रखें तो दोनों याद रखने में क्या मतलब है। डायरेक्ट ये सूत्र याद रखो और इससे क्या बन जाएगा। तो ये याद कैसे रहेगा, 3-4 बार बोलना पड़ेगा। ऊपर क्या आएगा 0, उसके बाद में 32, 273 और 0, फिर बटे के अंदर 100, 180, फिर कितना है 100 और फिर 80। ऐसे याद रखना, 3-4 बार बोलो तो इतने के अंदर याद रखो। समझ गया बात ये, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, आगे भी इसके ऊपर काम आएगा। 100, 180, 180। देखो तुम इसको ऐसे याद करो कि 100 के अंदर 80 जोड़ दिए, 80 वापस दे दिए, तो ये खेल किसका चल रहा है 80। पहले 100 थे तो उसमें 80 जोड़े, फिर 80 वापस दे दिए, फिर ये खेल किसका है 80। अब 100 ऊपर देखो 0, फिर 32, 0, 32, 273, 0, ये दोनों तो 0 हो ही गए, फर्स्ट और लास्ट तो 0 ही है। बीच वाले याद रखने 32, 273, नंबर भी तो याद रखना ही है, कोई नहीं नंबर आप 9 2 11 420, 420, 9 2 11 420, बन जाना वही नंबर की का है। बड़ा नंबर जोर का है क्या 9 2 11, 9 2 11 हो गया। जो आदमी 420 है उसको बोल रहा है, ठीक है। तो मेरा कोई ये मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को कोई अन्य ले ले तो 100, 180, 180, 0 0 32, ऐसे तो ये किसी का नंबर बन जाए, इसका नंबर लगा दूं, नंबर 0 32 273 0, तो मैं कि उसको नंबर बढ़िया तो बढ़िया सिम ले 0 0 32 273, ठीक है। तो अब इसके हम आगे सवाल करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, लिखो प्रैक्टिस के सवाल लिखो। एक बार ये सूत्र यही पढ़ा है जिसका तुम उपयोग करोगे। क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलें, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलें। एक सवाल करके दिखाऊं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट के अंदर बदलना है। देखो तो भाई सुनो, तो तुम्हें किस में संबंध चाहिए, इन दोनों में चाहिए, तो इन दोनों को उठा लो। तो C-0 बटा 100 80 का जोड़ 180 फ़ारेनहाइट माइनस सेंटीग्रेड कितना दे रखा है तुम्हें 40, तो यहाँ 40 रख दो। 40 माइनस 0 बटा 100 बराबर फ़ारेनहाइट हमें ज्ञात करना है और बट्टे में 180, तो ये 40 आ जाएगा और बट्टे में क्या बचेगा 1 0 से 1 0 करके फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा 180। अब 2 से काट दो इसको 2 बार और इसको काट दो 5 बार, इसको काटोगे 3 कटेगा 36 बार, ठीक है। इसको इधर गुणा करोगे तो आएगा 72 और 72 में ये जोड़ोगे तो आ जाएगा 104। कैसे आएगा मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ बच गया 2 बटा 1, यहाँ बचा फ़ारेनहाइट माइनस 32 को दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो हो गया तुम्हारे पास में 72
और बराबर फ़ारेनहाइट माइनस का 32, तो ये इधर आएगा। तो फ़ारेनहाइट के नाम तो गया 72 प्लस का 32, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई 104। ऐसे तो सेंटीग्रेड के अंदर जो थर्मामीटर के अंदर तुम्हारा टेम्परेचर नापा जाए तो वो कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फ़ारेनहाइट के अंदर वो कितना आएगा 104 आएगा। 104 डिग्री नहीं 104 फ़ारेनहाइट, क्योंकि सेल्सियस के अंदर डिग्री लगाते हैं और कोई सिम डिग्री नहीं होता। तो इसे तुम छापो, फिर एक सवाल और देता हूँ वो। और अब की बार एक बहुत ही बढ़िया सवाल दूंगा जो पेपर में आने लायक है 100%। लीजिए चलो एक सवाल करके बताओ। -40 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलो। -40 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो। सूत्र तुम्हारे पास लिखा हुआ है, बोर्ड पर भी है यार। इस सूत्र की सहायता ले सूत्र निकालो। सब सूत्र में याद है भी तो करके हिसाब से भी। हाँ निकालो भाई, बकूं तो निकालो, आ जाए तो बता देना। आगे कितना? -4 या -40 है। बैक वगैरह को वापस देखो। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं धरती हिंदुस्तान की। थर्मामीटर के संसाधनों के लिए आओ मैं तुम्हें हिंदुस्तान की धरती दिखाता हूँ। देखो सूत्र बताओ तुम पहले मेरे को क्या था।
सी माइनस 0 एफ माइनस 32 F minus 32 100 180 100 और 180 ठीक है। सेंटीग्रेड का मान हमें ज्ञात करना है, जीरो का कोई मतलब नहीं तो इसको हटा दिया। फारेनहाइट का मतलब माइनस का 40 और माइनस का 32, ये दोनों का आपस में कट गया, सही हो गया। 180 180 है। वो है तो ये 180 एक जीरो से जीरो कैंसिल कट गया, और इधर बच गया सी बटे जीरो और माइनस का 70 और 18 से कट गया 4, तो इसको ऊपर भेज देंगे तो सी बराबर आ जाएगा माइनस का 40 5। ये 32 हटता नहीं है क्या? कौन सा? वो सी अरे हाँ सी 0 था इसलिए 40 था क्या मान मेरा 50 41 सारे माइनस का हाँ, कोई बात नहीं, एक और देता हूँ तुम्हें मौका। ये भाई हाँ ये बात दोबारा सुनता 100 के लिए 10 लिख दिया, हूँ। 100 के लिए 10 लिख दिया। अब एक बहुत बढ़िया सवाल आने वाला है। हाँ। भाई ये सवाल भगवान विष्णु के मोहिनी रूप है, जिसे देखते ही तुम इनके रूप पर मोहित हो रहे हो। मोहित मत हो भस्मासुर की तरह। भस्मासुर मानसरोवर के अंदर स्नान करने के लिए गया था, उसके गुरु ने कहा था तुम इस मानसरोवर में स्नान कर लो, फिर तुम जो देवलोक है उसके ऊपर आक्रमण करना, और जो विष्णु है भगवान विष्णु है श्री हरि है उनकी स्थान को तुम प्राप्त कर लेना, तुम इस जगत की क्या बन जाओगे, स्वामी बन जाओगे। उसी समय माता पार्वती और माता लक्ष्मी सरोवर के अंदर स्नान करने के लिए आई, लेकिन वो जैसे इस सरोवर के अंदर इंटर हुआ, सरोवर का सारा खारा जल काला हो गया। उन दोनों ने ये सोचा कि कोई ना कोई बुरे विचार से इसके अंदर इंटर हुआ है, तो वो दोनों जैसे ही बाहर निकली तो उसने भस्मासुर ने उन दोनों को देख लिया, और वो ये सोचने लगा कि मैं ये सोच रहा था कि दुनिया की सुंदर अप्सराएं तो इंद्र के लोक में, लेकिन उनसे सुंदर अप्सराएं तो ये, और वो उस मानसरोवर से निकल के माता पार्वती और लक्ष्मी के पीछे हो गया। वो दोनों डरकर वहां से गायब होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके देखी तो वो कहानी बीच के अंदर चली, सारे देवी देवता वहां पहुंचे। बाद में भगवान विष्णु भी वहां से गायब हो गए, भगवान विष्णु अपने स्थान से गायब हो गए। अब उसका गुरु आया और उसने कहा कि ये देवलोक पे आक्रमण करने का एकदम सही समय है, क्योंकि इंद्र भी तुम्हारे घर से भाग छुटा है। वो कह तुम कह रहे हो इंद्र की, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ अप्सराओं को, जब तक वो अप्सराएं मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, भाग में गया तुम्हारा देवलोक गण। ये बड़ा खतरनाक सवाल है। फिर भगवान कृष्ण मोहिनी का रूप धरते हैं और उसे कहते हैं तुम मेरे साथ नृत्य करो, नृत्य करते करते अपने सिर के ऊपर हाथ रखने का स्टेप आता है, तो सब वो क्या होता है, भस्मासुर भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखते वही भस्म होता है, तो उसी के ऊपर मोहिनी अट्टम डांस होता है केरल के अंदर। तो उस तरीके से तुम इनके ऊपर मोहित मत हो। जैसे तुम्हें एक जीरो दिख रहा है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, जीरो को जीरो से काट मत देना, इस काट से तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। तो तुम ये सोचो कि सर ने जीरो से जीरो काट दिया, तो एक जीरो बच गया, इसको इससे काट देता हूँ, फिर 32 में 4 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, 18 36। तो ये मोहित करने वाले सवाल है, ध्यान रखना। तो आओ अब मैं एक भस्मासुर सवाल देता हूँ, देखो 273 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलो। 273.15 सेंटीग्रेड को वो भी माइनस का, हाई बहुत चली गई 273.15 सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलो, बदलो फटाफट। माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे फारेनहाइट में बदलो। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। अब देखो मैदान कौन जीते। करो भाई लोगों करो।
कार नियंत्रण वाली वीडियो के ऊपर एक भाई कह रहा था ये तो कोर्स से ही कट गया, कमेंट आया था सर ये तो कोर्स से कट गया, शायद 80 सिंगल नाम का विद्यार्थी था, तो सर ये तो कोर्स से कट गया। तो मेरे को लगता है उसे खाली 11वीं पास करके धंधे लगाएगा, तो दुकान पे लग जाएगा बेचारा, तभी ऐसी बात कर रहा है। जिस विद्यार्थी को आगे पढ़ना है वो तो ऐसी बात करेगा नहीं कि कोर्स से कट गया, चल गया, तो कृपया ऐसी बात नहीं करें कि कोर्स से कट गया। उत्तर बड़ा ही जोरदार आने वाला है इसका, तो थोड़ा ध्यान रखें। 600 की उत्तर आएगा, तुम्हें उत्तर बता दूं मैं, 600 नहीं आएगा, 459.69 आएगा माइनस का, -4 आया, -4 अरे इतना आएगा, तो सर ओके इतना आएगा। पॉइंट आगे लेते दो। पॉइंट को कैसे हल करना है तो मैट्रिक बताई हुई है, ऐसे कर दो। पॉइंट को गुणा करना पड़ेगा, आ जाएगा। ये एक्यूरेट वैल्यू है, जिसको तुम लगभग में निकाल दो, इसको तुम 273 ले लो और इसको 460 पे ला लो, इसको 15 बटा दे 273 ले लेना। हाँ ये 273 ले लो और ये 460 पे ला दो। करो मित्रों करो, करोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, करो। ये उसका तक बड़ी भारी गणित का उपयोग करते हुए प्रभात के यहाँ सब चीजें ऊपर से जाती हुई आदित्य स्वामी जी भरसक प्रयास कर रहा है। तो कल वाले मैच का सर कमेंट्री देख देख के तो दिमाग पर चढ़ गई कमेंट्री। बताओ क्रिकेट में थर्ड एम्पायर का सबसे पहला शिकार कौन हुआ था? थर्ड एम्पायर सबसे पहले किसके लिए उपयोग किया गया था? सचिन तेंदुलकर के लिए किया गया था। ये वर्ल्ड कप था, मेरे को याद नहीं, 2003 हो सकता है। उस वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के लिए ऑस्ट्रेलिया बोले वो ब्रेटली फाइनल में चल गया, लेकिन खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के लिए सबसे पहले उपयोग किया गया। हाँ उत्तर आया नहीं? -4 -4 आ रहे हैं भाई, रहने की जरूरत थी, खाली 4 आए, 404 आए, 1% है। आओ देखो सेंटीग्रेड को किसमें बदलना है? फारेनहाइट के अंदर, तो सूत्र क्या लिखेंगे? C -0 F -32 180 100 180 सेंटीग्रेड की जगह कितना है? 273.15। हाँ ये लिख लेते हैं पहले, माइनस का 273.15, ये जीरो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, और बटन में कितना आ गया? 100 बराबर फारेनहाइट याद करना है और माइनस का 32 है, बटन में 100 0 से 0 से गया ये लोग जीरो से तक तो स्टेज। अब इसको आगे काटना नहीं है, तो नहीं गलती करती, काटना नहीं था यार, पॉइंट लगाना, पॉइंट भी नहीं करना, इसको वज्र गुणा करना था सीधा, बस इतना ही काम था। अगर काटो तो इनको काटो, इसको मत छेड़ोगे, ये तो पहले ही मेरे से गुणा हो रहा है, काटने बाद वज्र गुणा किए, इसको काटा था क्या? ना निचले वाले इनको क्या? और इसको छेड़ना ही नहीं है, ये इतनी भयंकर संख्या, इसको छेड़ दिया तो तुम काटने में गलती करते हो भाई। 5 के बारे में 2 का बोलोगे, नीचे 2 का बोलोगे, अलग बात। तो देखो इसको काट दिया 2 से 5 बार, काट दिया 2 से 9 बार, 9 बार। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको
5 है बराबर माइनस सही है। ठीक है, तो देखो माइनस का 273.15 इंटू 9 और इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो पाँच क्या 5 है और माइनस का 160 सही है सर। ठीक है, अब इसको इससे 9 से गुणा करेंगे तो 15 9 में 135 हासिल आ गई कितनी 1 9 3 27 और 1 28 हासिल आ गई 2 9 7 63 और 2 65 हासिल आ गई 6 9 दूनी 18 और 6 24 इतना होगा और ये 160 इसके अंदर जुड़ेगा तो 160 इसके अंदर जोड़ देते हैं और ये बराबर किसके चल रहा है 5 f के। तो यहाँ आ गया तुम्हारे पास में 35 ये आ गया 8 5 और 6 11 4 और 2 6 11 और ये आ गया। अच्छा ये जोड़ना है ना इसके अंदर जोड़ना है ये माइनस का है तो ये इसमें से घटेगा घटेगा इसमें से घटेगा तो कितना था ये 24 है 58.35 24 58.35 माइनस का और इसके अंदर जुड़ेगा कितना 160 तो देखो भाई लोगों 35 का 35 तो ये रह गया 8 में से 0 गया तो कितना बच गया 8 5 में से 6 गया तो कितना बच गया 5 में से 1 बच गया नो सॉरी यहाँ 3 में से 1 गया 2 और ये 3 में से हासिल की बाकी हासिल की बाकी सर जोड़ लेते हैं। हाँ तो माइनस की संख्या है तो 5 नीचे आएगा 5 नीचे आएगा ये बात काम की है तो देखो की बात 22 91.35 बटा 5 तुम्हें पेपर में हल नहीं करना ये फेमस रिलेशन है तो पेपर में पूछता ही है तो तुम करना हम जानते हैं ये इतनी गुणा भाग नहीं करनी इतना काम कर लिया ना उसके बाद में ये समीकरण बना देना बस क्या ये समीकरण बना के सीधा यहाँ पे लिखना कि f बराबर 459.69 फारेनहाइट माइनस का बात करें स्कीम नंबर 2 स्कीम नंबर 2 कार्बन इंजन वो पहले एक नंबर थी अब देखो इसको करते हैं 5 चौके 20 2 आगे गया पंचम 25 4 आगे गया 5 9 45 अब आगे इतना आगे तो इतना ही रहेगा समझ रहे हैं तो f बराबर 459.69 वहां तक भी कर देंगे सही है भैया 160 का यहाँ तक करके डायरेक्ट यहाँ आना है बस इतना ही काम ये आती है समीकरण हाँ ये रिलेशन आएगा पेपर में 273 आ जाएगा हाँ फिर इसको इसमें बोल दो 459 ये देखो ये कल कम ही आएगा कल इसके आगे कल पड़ेगी एक दो जवाब तुम्हें भेजूंगा मैं व्हाट्सएप पर ये शॉर्ट में नहीं हो सकता है सर कौन सा ये पूरी की पूरी प्रोसेस अगर मैं शॉर्ट में भेज दिया तो उसका तुम्हें तरीका बताऊं देखो फिर एक ऐसा सूत्र बना दूंगा कि उससे तुम सभी को एक बार के अंदर परिवर्तित कर सकते हो पहले ये बता दूंगा फिर तुम्हें वो बताऊं तरीका ये इसमें बड़ा वीडियो में बाद में देखना देखो मैं तुम्हें इसका रिलेशन बताऊं कि कोई भी दुनिया का सेंटीग्रेड हो उसे तुम फारेनहाइट में कैसे बदलोगे आंखें बंद करके ठीक है देखो कोई भी सेंटीग्रेड हो उसको किस में बदलना है फारेनहाइट में बदलना है तो देखो इसी समीकरण को हल करते हैं 0 से क्या कट गया 0 2 से कट गया 5 2 से कट गया 9 इसको यहाँ गुणा कर दिया तो ये क्या आ गया 9c बराबर 5 है और माइनस का 160 इस समीकरण के अंदर मान रखो कोई भी मान हो जैसे मान लो तुम्हें क्या दे कि तुम्हें 200 सेंटीग्रेड को किस में बदलना है फारेनहाइट में तो इसमें मान रखोगे तो 200 को 900 से गुणा किया 1800 के अंदर 160 जुड़ा तो 1960 और 1960 के अंदर 5 का भाग दे दो या इसको किससे गुणा कर दो 2 से गुणा कर दो एक ही बात है और ये 0 हटा दो तो उत्तर कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 12 19 390 समझ गए तो ये समीकरण याद रखो 9c बराबर 5 है माइनस 160 ये सिस्टम तो 3 पढ़े थे तीनों ही ऐसे एक समीकरण कल बढ़ा देंगे ठीक फिर आगे पढ़ेंगे तो आज की क्लास में इतना रखते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब से जुड़े रहने के लिए हृदय की डबल अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद क्योंकि बीच में क्लास हुई नहीं तो इसलिए डबल अनंत गहराइयों में ये